वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं हिंदी शिक्षा शास्त्र और बहुत कुछ पढ़ चुके हैं हम इसमें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भाषाई कौशल जो है वो भी हमने पढ़ लिया। अब हम आगे चलेंगे कि और जो चीज़ें हम हिंदी में पढ़ते हैं, जैसे कि वन बाय वन हम ये सब पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि हम विभिन्न विधाएं जो हिंदी में पढ़ाते हैं वो क्यों पढ़ाते हैं। जैसे आप कहानी पढ़ाते हैं, कविता पढ़ाते हैं, निबंध पढ़ाते हैं, एकांकी पढ़ाते हैं, जीवनियाँ पढ़ाते हैं, हिंदी में तो ज़रूर पढ़ाते हैं। तो ये सब क्या है और क्यों पढ़ाई जाती हैं। फिर हम आगे चलेंगे, हम व्याकरण की बात करेंगे। व्याकरण हम पढ़ाते हैं, व्याकरण पढ़ाने की विधियाँ क्या हैं। फिर थोड़ा बहुत शब्द भंडार के बारे में बात करेंगे, बच्चों की शब्द भंडार को कैसे बढ़ाया जा सकता है। और सौंदर्य के बारे में पढ़ेंगे, जैसे सौंदर्य क्या होता है और उसके लिए हम क्या पढ़ाते हैं हिंदी में, जो कि आपको पता भी, मुहावरे लोकोक्तियाँ पढ़ाते हैं, कविताएं में भी सौंदर्य होता है, अलंकार वगैरह होते हैं वो सब। फिर हम और आगे चलेंगे और हम बात करेंगे कि भाषा शिक्षण में चुनौतियाँ क्या है हिंदी पढ़ाने में। ठीक है, तो वन बाय वन हम ये सारे टॉपिक करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जो कि है हिंदी शिक्षण की विभिन्न विधाएं जो हम पढ़ाते हैं। ठीक है, तो विभिन्न विधाओं का शिक्षण, विभिन्न विधाओं का शिक्षण। तो हिंदी में हम बहुत सारी विधाएं पढ़ाते हैं। क्या है वो विधाएं, क्यों हम पढ़ाते हैं, इसके बारे में हमें थोड़ी सी बात करनी है। बहुत डिटेल में तो नहीं है ये, थोड़ा थोड़ा इन सब के बारे में हमको जानना है। बहुत सारी विधाएं हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे आसान चीज से, जो कि बच्चों का बड़ा इंटरेस्ट डेवलप करती है विषय में। तो कौन सी ऐसी चीज है जिससे बच्चे इंटरेस्ट लेने लगते हैं। आपको भी पता ही होगा, थोड़ा कॉमन सेंस से आप सोच पा रहे होंगे। कहानी, जब हम बच्चों को कहानियां सुनाते हैं तो उनको बड़ा इंटरेस्ट आता है, उनको बड़ा मजा आता है। तो वो मतलब इवन रिक्वेस्ट भी करते हैं कहानी सुनने की, तो आपको पता ही होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कहानी की ही, कि क्या है कहानी, क्या फायदा होता है कहानी पढ़ने से, बच्चों को सुनाने से। तो कहानी, अब सबसे पहले बात करते हैं कि कहानी है क्या। कहानी क्या है, एक स्टोरी है, उसके अंदर कुछ कुछ कैरेक्टर हैं और मतलब कुछ किरदार हैं, किरदारों के में आपस में क्या चल रहा है उसके बारे में बात हो रही है। तो ये कहानी है। अब कहानी अगर पढ़ने को दी जा रही है, अगर हम बात करें पढ़ने की, तो बच्चों को क्योंकि पसंद आती है तो वो थोड़ा ज्यादा पढ़ते हैं। तो पढ़ने की जो आदत है वो कहानी से डेवलप हो सकती है। ठीक है, इसी तरह से सुनना भी। तो अगर हम चाहते हैं कि बच्चों के श्रवण कौशलों का विकास हो, तो हम कहानी सुनाते हैं और वो बच्चे बड़े ध्यान से सुनते हैं अर्थ ग्रहण करने के लिए। तो आप कह सकते हो कहानी जो है, सबसे पहली बात तो सिर्फ एक नहीं, पठन कौशल या आप ये कह सकते हो श्रवण कौशल नहीं, ओवरऑल सभी कौशलों के विकास में सहायक है। तो कौशल विकास, और ये जो हम सारी विधाएं पढ़ेंगे सबका किसी ना किसी कौशल से जुड़ाव है। किसी का 1 से है, किसी का 2 से है, किसी का 3 से है, किसी का 4 से है। तो कौशलों के विकास में तो सहायक है ये सारी विधाएं, पहला पॉइंट। तो हम बहुत सारे कौशलों का जो विकास करना चाहते हैं वो इन विधाओं के माध्यम से ही हो पाता है। तो कौशल विकास होता है, श्रवण कौशल का विकास होता है। और बच्चों से आप कह भी सकते हो कि अच्छा आप कहानी सुनाओ, तो भाषण कौशल का भी विकास हो सकता है। कहानी लिखने को भी दी जा सकती है, लेखन कौशल का विकास हो सकता है। कहानी पढ़ने को दी जा सकती है, पठन कौशल का विकास होता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कौशल विकास के लिए। फिर बच्चों का जो रुचि उत्पन्न होती है ना विषय में, उसके लिए देखा गया कि कहानी बहुत बढ़िया है। मतलब कहानी में तो रुचि उत्पन्न होती ही होती है बच्चों की। तो कहानी बच्चों की रुचि बढ़ाने के लिए बहुत बहुत सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप बच्चों को कहानी पढ़ाएं तो रुचि तो बनेगी, तो बहुत अच्छी चीज है। फिर सारी विधाएं, सिर्फ कहानी के लिए नहीं है ये बात, सारी विधाओं के लिए ये पॉइंट जो भी मैं लिखूंगा ये सही है कि ये सारी विधाएं शब्द भंडार में बढ़ावा करती हैं। तो बच्चों को नए नए शब्द जानने को मिलते हैं, शब्द भंडार। तो शब्द भंडार में मतलब शब्द भंडार को बढ़ाने के लिए सभी विधाएं सहायक है, चाहे कहानी हो या कोई और। बट क्योंकि बच्चे कहानी ज्यादा पढ़ते हैं तो कहानी से थोड़ा जल्दी होता है शब्द भंडार, मतलब बढ़ते हैं शब्द। फिर बच्चों को अगर हम कहानी लिखने को देते हैं, कहानी हम सुना रहे हैं और बच्चे इमेजिन कर रहे हैं, तो आप खुद सोच सकते हो कि उनका क्या विकास हो रहा है, उनकी कल्पनाशीलता। तो हम बच्चों को कहानी सुना रहे हैं और बच्चे कल्पना कर रहे हैं, बच्चे इमेजिन कर रहे हैं। फिर अगर हम बच्चों को कहानी लिखने को दे रहे हैं, हमने आधी कहानी सुनाई और बच्चों से पूछा कि अब आप बताओ क्या हुआ होगा, तो हम बच्चों की रचनात्मकता इसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो कल्पनाशीलता को बढ़ावा मिलता है, रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि कहानी का शिक्षण बहुत ही सही है, बहुत ही उपयुक्त है
चाहे छोटी कक्षाएं हो या बड़ी कक्षाएं हो, सभी कक्षाओं में कहानी का शिक्षण बहुत ही महत्व रखता है और इससे बच्चों को बहुत उसमें विषय में रुचि उत्पन्न करके बहुत कुछ सिखाया जा सकता है। ठीक, तो ये तो था कहानी। अब कहानी जो है ये आती है, और ऐसे बहुत सारी चीजें आती हैं पद्य में। एक चीज होती है पद्य और एक चीज होती है गद्य। अब सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने। ये जो कहानी जो है ये आती है गद्य में। गद्य क्या होते हैं? गद्य और क्या होते हैं पद्य? पद्य वो चीज होती है जैसे वो होता है ना एक कविता, तो कविता जो है उसको उसमें लय ताल तुकबंदी वगैरह होती है। चलो पहले उसको पढ़ ही लेते हैं, फिर समझ में आएगा। तो हम बात करते हैं कविता का। कविता जो है वो आती है पद्य में, और ऐसी बहुत सारी चीजें। तो कविता क्या है? कविता है तो लिखा हुआ कुछ। कविता में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसको हम बोलते हैं गेयता। कविता को ना गाया जा सकता है, और सिर्फ कविता नहीं है, दोहे हैं, छंद हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें। जैसे 4-4 लाइन के होते हैं, तो 4 लाइन के हैं, 6 लाइन के हैं, 2 लाइन के हैं, दोहे 2 लाइन के होते हैं, 4 लाइन की चौपाई होती है, 6 लाइन के छंद होते हैं। तो इनको गाया जा सकता है। तो कविता में सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो जो आती है वो है गेयता। गेयता मतलब उसको गाया जा सकता है। ठीक है, तो कविता गाई जा सकती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो बच्चों को हम वही सिखाना चाहते हैं कि कैसे गाया जाता है। और गाने में क्या होता है? गाने में आता है जो हमारी आवाज है ना उसका उतार चढ़ाव, जिसको हम समझाना चाहते हैं बच्चों को। तो यहां पे आता है उतार चढ़ाव। तो वाणी का जो उतार चढ़ाव है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो हम कविता के माध्यम से बच्चों में लाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। फिर अगर हम कविता की और बात करें तो कविता गाई जा रही है, उसमें लय उतार चढ़ाव आ रहा है, बट लय से आता है ना। गाई जाती है तो लय और ताल ये चीज आती है। और कविता में आपने देखा होगा एक लाइन और दूसरी लाइन दोनों के ना आखिरी शब्द मिलते जुलते होते हैं, उनका जो उच्चारण होता है उस लगभग एक जैसा होता है, तो उसको बोलते हैं तुकबंदी। तो कविता में क्या आती है? लय, ताल, तुकबंदी। तुकबंदी मतलब वही जो आखिरी वाले शब्द हैं उनका उच्चारण लगभग मिलता जुलता सा होता है। तो हम बच्चों को ये भी सिखाना चाह रहे हैं। मतलब ये एक तरह से सौंदर्य है भाषा का, जो कि कविता से आ सकता है। तो कविता भी सौंदर्य सिखाने के लिए, सौंदर्य पढ़ाने के लिए आप यूज कर सकते हो, हाँ। फिर कविता की एक खास बात होती है, जैसे कहानी की नहीं होती है, कविता की होती है, कि कविता की जो व्याख्या है वो हर व्यक्ति अपने आधार पे करता है। कविता की कोई एक व्याख्या नहीं होती है। कविता की व्याख्या उसको पढ़ने वाले लोग कई प्रकार से कर सकते हैं। तो कविताएं जो हैं उनमें होती है व्याख्यात्मक भिन्नता। कविताओं को उनकी व्याख्या जो है अनेक प्रकार से की जा सकती है कविताओं की। तो ये व्याख्यात्मक भिन्नता जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, कि एक व्यक्ति ने कविता पढ़ी, उसने अलग तरह से अर्थ निकाला, दूसरे ने पढ़ी, उसने अलग तरह से अर्थ निकाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट कहानी में ऐसा नहीं होता है। कहानी में ऐसा नहीं होता, और किसी में भी ऐसा नहीं होता जितने हम पढ़ेंगे, सब में एक ही व्याख्या होती है। बट कविताओं में बहुत तरह की व्याख्या हो सकती है, चाहे वो 2 लाइन की कविता हो या 4 लाइन की हो, 6 लाइन की हो, 10 लाइन की हो। व्याख्या पढ़ने वाले पर निर्भर करती है। ठीक है, तो व्याख्यात्मक भिन्नता होती है कविता में। अब बात करते हैं और थोड़ा आगे चलते हैं। कक्षा में, हिंदी की कक्षा में पाठ्य पुस्तक में अगर हम बात करें, नाटक बहुत होते हैं। मतलब हर कक्षा की पुस्तक में 1 या 2 नाटक होते हैं। तो नाटक भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप कह सकते हो जो हमें समझनी है। नाटक तो क्या होता है नाटक? और नाटक क्या है? नाटक स्टोरी तो है, कहानी तो है, बट वो थोड़ा सा किरदारों के साथ है। मतलब कि एक किरदार ऐसा कर रहा है, दूसरा किरदार ऐसा कर रहा है, तीसरा किरदार ऐसा कर रहा है। तो नाटक को कैसे पढ़ाया जाए? सबसे पहली चीज तो नाटक को पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है कि लाइक पाठ्य पुस्तक से तो पढ़ लिया, किताब से तो पढ़ लिया, बट उसका मंचन कराया जाए, बच्चे उसमें भाग लें। तो नाटक के लिए सबसे अच्छा रहता है नाटक का मंचन, जहां पे बच्चों को सबको अपने अपने किरदार निभाने होते हैं। तो सभी बच्चों को बांट दिए जाते हैं किरदार, और वो अपना किरदार निभाते हैं। और क्या होता है? मंचन। अब नाटक में एक चीज होती है कथानक। कथानक मतलब प्लॉट, स्टोरी। तो नाटक में कथा होती है, उस कथा के आसपास मतलब जो चल रहे होते हैं डायलॉग्स लिखे जाते हैं। तो कथानक है नाटक में, और उसको ध्यान में रखते हुए डायलॉग्स लिखे जा रहे हैं। जैसे मूवी है, तो मूवी एक तरह से बहुत बड़ा नाटक होता है, और कुछ नहीं होता है मूवी भी। उसमें डायलॉग्स होते हैं, हर किरदार के अपने
और वो जो डायलॉग्स हैं वो अपने अच्छे से प्रैक्टिस करके बोलते हैं, तो उस डायलॉग को जो प्रैक्टिस किया जाता है उससे देखो क्या होता है। डायलॉग की प्रैक्टिस से बच्चे को बातचीत करनी बहुत अच्छे से आती है। उसमें आता है संप्रेषणात्मक सुघड़ता। बच्चा जो है वो विकसित करता है संप्रेषणात्मक सुघड़ता। क्या होता है संप्रेषणात्मक सुघड़ता? संप्रेषण होता है बातचीत करना, मतलब आपस में बातचीत जो करते हैं। तो संप्रेषणात्मक सुघड़ता आती है जो कि गेयता से नहीं आ सकती, मतलब कविता से नहीं आ सकती, कहानी से भी नहीं आ सकती, बट इससे आ सकती है। क्योंकि यहाँ पे जो हम डायलॉग बोलते हैं ना, डायलॉग डिलीवरी होती है, तो हम अपनी आवाज में उतार चढ़ाव लाते हैं, जो कि कविता में कुछ हद तक होता है, थोड़ा सा उतार चढ़ाव। बट यहाँ पे वो जो आरोह अवरोह है, उतार चढ़ाव ही मतलब आरोह अवरोह, ये थोड़ा डायलॉग के ऊपर डिपेंड करता है, कविता में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ डायलॉग जो दिया जा रहा होता है उसके अकॉर्डिंग ऊंची आवाज में बोलना, नीची आवाज में बोलना, आवाज में बदलाव लाते हुए बोलना, तो वो आरोह अवरोह जो है वो इसको बाकी सबसे अलग करता है। और एक इसका कथानक, कविता में तो खैर कथानक होता ही नहीं है, कविता तो कविता है, बट हाँ कहानी में हो सकता है कथानक, कहानी के ऊपर निर्भर करता है ये, ठीक है। तो अभी तक हमने 3 की बात करी, हमने नाटक की बात करी, हमने कविता की बात करी, हमने कहानी की बात करी। अब कहानी में तो मैंने लिखा है शब्द भंडार, बट मैंने यहां नहीं लिखा, बट याद रखिए शब्द भंडार सबसे बढ़ता है, तो कविता से भी बढ़ता है, नाटक से भी बढ़ता है। फिर मैंने भाषा कौशल विकास यहां लिखा है, बट कौशलों का विकास कविता से भी होता है और नाटक से भी होता है, ठीक है। अब नाटक का एक प्रकार होता है जिसको कहते हैं एकांकी। एकांकी क्या होता है? जिसमें एक ही अंक हो। एकांकी क्या होता है? एकांकी एक ही किरदार हो, जहां पे तो नाटक में जब हम मंचन करते थे तो बहुत सारे किरदार हो सकते थे ना, बट यहां पे क्या होगा? यहां पे एक ही किरदार। तो सबसे अलग चीज जो यहां पे हो रही है, मतलब नाटक ही है ये भी, और कुछ नहीं है। एकांकी एक प्रकार का नाटक है, बट किरदार एक ही होगा। मंचन इसमें भी होगा, यहां पे भी मंचन होगा, बट किरदार एक ही होगा। तो मंचन जब यहां पे हम करते हैं तो बहुत सारे किरदार नहीं होते, एक किरदार होता है बस। और उस एक किरदार को अपने हाव भाव से, अपने चेहरे के भावों से जो भी संदेश देना है वो देते हैं। तो यहां पे क्या आता है? यहां पे आता है हाव भाव। अब ध्यान से सुनिए, हाव भाव यहां पे भी आता है नाटक में, यहां लिखा नहीं था वहां लिख दिया, बट नाटक का ही प्रकार है ये। और चेहरे के भाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब जो आपके चेहरे पर जो भाव आते हैं, चेहरे से जो आप अभिव्यक्त करते हो चेहरे के उन हाव भावों से, वो बहुत महत्वपूर्ण है एकांकी में। तो एक ही व्यक्ति सभी किरदारों को निभा रहा है, एक ही व्यक्ति, और उसको हम बोलते हैं वन एक्ट प्ले। इंग्लिश में बोलते हैं वन एक्ट प्ले, हिंदी में बोलते हैं एकांकी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम स्कूल में इनके अलावा और क्या पढ़ाते हैं? किताबों के अंदर, पुस्तकों के अंदर, पाठ्य पुस्तकों के अंदर होते हैं निबंध। आपने पढ़े होंगे निबंध, जैसे कि किसी देश के ऊपर है, किसी फेस्टिवल के ऊपर हो सकता है, किसी के मतलब कुछ भी टॉपिक हो सकता है। तो क्या है निबंध? निबंध निबंध होता है कि कोई एक विषय लिया जाता है और उस पे जितने भिन्न भिन्न दृष्टिकोण हैं उनको वर्णित किया जाता है, उनका वर्णन किया जाता है, उनका औचित्य बताया जाता है, उसके कुछ बिंदु बताए जाते हैं जिनके समर्थन में कुछ लिखा जाता है, कुछ सहायक तर्क दिए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कोई एक विषय होता है, सबसे पहली चीज तो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे विषय है जिसके ऊपर जो भी दृष्टिकोण है, दृष्टिकोण वो लिखे जा रहे हैं कि इसके बारे में क्या क्या माना जाता है, उनका औचित्य बताया जाता है। औचित्य मतलब वो क्यों है, क्यों लिखे जा रहे हैं, क्यों बताए जा रहे हैं, औचित्य बताया जाता है। और उसके समर्थन में तर्क दिए जाते हैं, या विरोध में भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा कि मतलब निबंध किस पर है। तो उसके सहायक, जो भी आपने लिखा उसके सहायक तर्क होते हैं जो हम वहां पे बहुत अच्छे से, जिनका वर्णन हम करते हैं। तो ये होता है निबंध। जैसे आप दिवाली पे लिख रहे हैं, वो तो खैर छोटे बच्चों के लायक है, बट जैसे मान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग जो कि आजकल बड़ा चल रहा है ना, वैश्विक उष्णन, उस पे आपको बोला गया निबंध लिखने को, ठीक है। तो आप एक विषय आपको क्या मिला? ग्लोबल वार्मिंग, हिंदी में वैश्विक उष्णन। अब इस पे जो आप दृष्टिकोण रखते हो और जो और लोग दृष्टिकोण रखते हैं, आप उनको लिख रहे हो, उन दृष्टिकोणों का औचित्य बता रहे हो, साथ में सपोर्टिंग
उनके सहायक तर्क दे रहे हो कि ऐसा इसलिए है, ऐसा इसलिए है, ये सब। तो ये क्या है, निबंध है। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बच्चों को आता है खुद को अभिव्यक्त करना। निबंध से बच्चों में क्या विकसित होगा, अभिव्यक्त करना। तो आप ये कह सकते हो लेखन कौशल, उसमें भी अभिव्यक्ति कौशल बहुत अच्छे से आ सकते हैं, निबंध से विकसित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए निबंध को अच्छा माना जा सकता है इन कौशलों के विकास में। निबंध का ही छोटा रूप होता है अनुच्छेद। तो निबंध का छोटा रूप होता है अनुच्छेद। आप जरूर नहीं पूरा निबंध लिखो, अनुच्छेद, आप उस पर अनुच्छेद भी लिख सकते हो। अनुच्छेद कुछ नहीं है, लघु निबंध है। तो यहां पे कोई एक, वही जैसे वहां पे एक विषय था, यहां पे भी कोई विषय होगा, बट विषय ना कह के, मतलब विषय थोड़ी बड़ी चीज हो जाती है, तो हम कहेंगे विषय ना कह के एक विचार है या एक कोई बिंदु है, विशेष बिंदु या विचार जिस पर हम लिख रहे हैं। तो विशेष विचार या बिंदु जिस पर ये अनुच्छेद लिखा जाता है। और बाकी सब चीजें वही रहेंगी, मतलब औचित्य बताया जाएगा, सहायक तर्क दिए जाएंगे, दृष्टिकोण बताया जाएगा, उसको लेकर लोगों का क्या, या कि जिसके भी बारे में लिखा जा रहा है उससे रिलेटेड कुछ भी। तो अनुच्छेद निबंध का छोटा रूप है और कुछ नहीं है। अब हम स्कूल में और क्या पढ़ाते हैं? हम स्कूल में पढ़ाते हैं यात्रा वृतांत। आपने पढ़े भी होंगे अपने स्कूल टाइम में कि कोई लेखक है, वो कहीं पे घूमने गया है, तो जो वहां पे देखा उसने उसके बारे में बता रहा है ना। तो यात्रा वृतांत बोलते हैं उसको, यात्रा का वृतांत। तो हम पढ़ाते हैं यात्रा वृतांत। तो यात्रा वृतांत में क्या होता है? यात्रा वृतांत में किसी जगह के बारे में बताया जाता है जहां पे लेखक घूमने गया है। तो जगह का वर्णन होता है, किसी भी जगह का हो सकता है। आप कहीं घूमने गए, आप पहाड़ों पे घूमने गए, आप किसी जंगल में भटक गए, आप किसी आइलैंड पे घूमने गए, ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब अब तो खैर दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, तो चांद पर जब लोग गए थे, आपको पता होगा, उसके बारे में भी लिखा गया है। तो लिखा गया है और वो भी किताबों में कभी कभी मिलता है। इसी तरह से जैसे चांद पे नहीं भी गए बट अंतरिक्ष की सैर पे गए, तो वो भी यात्रा वृतांत ही है एक तरह से। ठीक है, तो अंतरिक्ष पे कोई गया और उसके अनुभवों को लिखा गया। तो होता क्या, यहाँ पे जिस भी जगह पे गए वहां पर यात्री के जो अनुभव रहे उसको लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यात्री के अनुभव। तो हम यात्री का जो अनुभव है, जरूरी नहीं है कि वो यात्री खुद लिखे, उस यात्री ने बताया किसी को और जिसको भी बताया गया उसने लिखा, ऐसा हो सकता है। तो वर्णन किया जाता है जगह का, यात्री के अनुभवों का, और उसको बताया जाता है। अब हम हिंदी की बात करें तो हायर क्लासेस में जरूर होता है ऐसा, 9, 10, 11, 12 में कभी कभी होता है, छोटी क्लासेस में भी होता है, किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में बताया हुआ है। बड़ी क्लासेस में तो लेखकों के, लेखिकाओं के जीवन के बारे में, कवियों के, कवियत्रियों के जीवन के बारे में जरूर होता है, बट जीवन के बारे में जरूर बताया होता है, जिसको बोलते हैं हम जीवनी। जीवनी, या अगर खुद ही किसी व्यक्ति ने लिखा है अपने जीवन के बारे में तो उसको बोलते हैं आत्मकथा। आत्मकथा मतलब अपनी खुद की कथा। तो जीवनियां भी पढ़ाई जाती हैं, आत्मकथाएं भी पढ़ाई जाती हैं। होती क्या है जीवनियां, आत्मकथाएं? ये किसी व्यक्ति के जीवन का बहुत ही विस्तृत वर्णन है, बहुत ही विस्तृत, छोटा मोटा नहीं होता, मतलब बहुत विस्तार से बताया गया होता है। तो जीवनी ऐसा भी हो सकता है कि जीवनी 1000 पन्नों तक जा रही है, ऐसा भी हो सकता है, या आत्मकथा 1000 पन्नों की है। तो पहले तो जीवन का विस्तृत वर्णन, किसी व्यक्ति के जीवन का होता है विस्तृत वर्णन, मतलब बड़े विस्तार से वर्णन किया जाता है, बताया जाता है कि बचपन से लेके मृत्यु तक उसके लाइफ में क्या क्या हुआ, उसके जीवन में क्या क्या हुआ। तो उस जो जीवन में हुआ उससे उसको क्या क्या सीख मिली, ये है। तो जो जीवन का विस्तृत वर्णन है वहां पे क्या होती है, जीवन से मिली सीखें। क्या सीखने को मिला, मतलब वो जो जीवन है जिसमें जो उसने गलतियां करी उनसे उसने क्या सीखा, तो जो जीवन की सीख है वो यहाँ पे दी जाती है, बताया जाता है कि ये सीखा, ये सीखा, ये सीखा, इस तरह से। फिर जीवनियां जो है मतलब कोई फेमस अगर पर्सनालिटी है, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है, तो उसकी होती है मेनली जीवनी आत्मकथा। जैसे मेरी तो नहीं है अभी तक, आप लोगों की भी नहीं होगी अभी तक, बट हम में से कोई आगे जाके बहुत प्रसिद्ध हो जाते हैं तो उसकी होगी। तो या तो हम खुद लिखेंगे, आत्मकथा बन जाएगी, या हमारे से प्रभावित होकर
कोई व्यक्ति लिखना चाहेगा कि हम लिखना चाहते हैं आपकी जीवनी, तो सिर्फ एक व्यक्ति तो प्रभावित नहीं है, बहुत सारे प्रभावित व्यक्ति हैं। तो वो प्रभावित व्यक्ति जो है वो पढ़ना चाहते हैं कि मेरी लाइफ में क्या हुआ। मैं अगर प्रसिद्ध व्यक्ति हूं तो मेरे जो अनुयायी हैं, फॉलोअर्स, उनके लिए मतलब एक तरह से संदेश छुपा हुआ है। अनुयायियों के लिए संदेश, तो अनुयायियों के लिए संदेश होता है जीवनी में, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, जो भी उस व्यक्ति को मानते हैं, जैसे कोई क्रिकेटर है, जैसे सचिन तेंदुलकर की है, आपको पता होगा जीवनी है, तो वो बहुत सारे जो क्रिकेट के फैंस हैं जो सचिन तेंदुलकर को जानते हैं और मानते हैं बहुत बड़ा, तो उन्होंने पढ़ी होगी और उन्होंने देखा होगा कि उनकी लाइफ में क्या क्या हुआ। मतलब उनको क्यूरियोसिटी थी, जानने की इच्छा थी, इसलिए उन्होंने जाना, इसलिए उन्होंने पढ़ा। ठीक है, तो ये तो थे बहुत सारे। और अगर हम बात करें गद्य, जिनके बारे में हम पढ़ाते हैं विद्यालयों में, बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है, बट कुछ ऐसी चीजें भी पढ़ाई जाती हैं जो आप कह सकते हो थोड़ी ऑफिशियल टाइप की हैं। ठीक है, तो मतलब उनमें ऑफिशियल जैसा कुछ है। अब सब कुछ ऑफिशियल नहीं होता, कुछ ऑफिशियल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो पहले हम एक ऐसी चीज को लिखते हैं जो कि ऑफिशियल भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, और वो है डायरी। अब देखिए डायरी कैसी भी हो सकती है। मैंने बोला मतलब ऑफिशियल, औपचारिक तरीके से भी हो सकती है, अनौपचारिक भी। तो आप एक व्यक्ति हो जो कि अपने लाइफ में जो जो हो रहा है उसको डायरी में लिखते रहते हैं, तो वो भी डायरी है। बट मान लीजिए आप एक शिक्षक हो, एक शिक्षिका हो, और जो विद्यालय में आपको अनुभव मिलते हैं वो लिख रहे हो, तो ये दोनों तरह से डायरी लिखी जा सकती है। ठीक है, बस नाम अलग हो सकता है कि वो जो आप विद्यालय में लिख रहे हो डायरी, उसको मतलब कुछ लोग टीचर्स डायरी कह देते हैं, कुछ लोग रिफ्लेक्टिव जर्नल कह देते हैं। ठीक है, तो ये सब कहा जा सकता है, बट इन द एंड वो है तो डायरी। तो डायरी में हम क्या लिखते हैं? डायरी में हम लिखते हैं रोज के अनुभव, मुख्यतः विशेषता वो अनुभव जिनसे हमें मिलता है कुछ सीखने को, सीख देने वाले, सीख देने वाले अनुभव। तो अनुभव हम वो लिखते हैं जिसमें कुछ सीख हो हमारे लिए, मतलब डायरी मेनली अपने लिए लिखी जाती है, बाद में जाके फिर वो और लोग पढ़ रहे हैं तो बात अलग है। अच्छा, डायरी में जो लिखा जाता है वो संक्षिप्त में होता है। जैसे ये तो बड़ा विस्तृत था जीवनी वगैरह में, डायरी में जो एक घटना है आप ज्यादा से ज्यादा आधे से एक पेज के बीच में लिखोगे, तो हम ये कह सकते हैं डायरी थोड़ी संक्षिप्त होती है, विस्तृत नहीं होती। तो डायरी होती है संक्षिप्त, विस्तृत नहीं होती है डायरी। ठीक है, और ये जो संक्षिप्त है ये साथ साथ वस्तुनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ भी होती है। व्यक्तिनिष्ठ, ये क्या होता है? व्यक्तिनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ का मतलब होता है एक व्यक्ति जो लिख रहा है वही अगर कोई घटना दूसरे व्यक्ति के साथ हुई तो दोनों जो लिख रहे हैं दोनों में अंतर हो सकता है। ठीक है, तो दोनों व्यक्तियों के अनुभव जो उन्होंने किया है वो तो सेम है, बट उन्होंने जिस तरह से उसको समझा उसमें अंतर हो सकता है। ठीक है, तो ये फॉर्मल औपचारिक तरीके से भी लिखी जा सकती है, अनौपचारिक तरीके से भी लिखी जा सकती है। तो आप घर में भी लिख सकते हो, फिर अपने स्कूल के अनुभवों को भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं तो ऐसी चीजों की जो पूरी तरह से मतलब आप कह सकते हो फॉर्मल है, औपचारिक है। कौन सी चीजें हैं जो औपचारिक हैं? एक तो लिखा जाता है पत्र, हालांकि आप अनौपचारिक पत्र भी लिख सकते हो, मतलब बट आजकल के टाइम में ना पत्र खत्म से ही हो गए हैं। पहले पत्र लिखे जाते थे, चिट्ठी लिखी जाती थी, और गाने भी हैं, फिल्में भी हैं जिनमें दिखाया जाता था। पुरानी फिल्में आप देखोगे तो आजकल तो फिर ईमेल आ गए हैं, अब ईमेल भी खत्म हो गए, व्हाट्सएप आ गया है, तो जो भी मैसेज करना है सीधा भेज देते हैं, बट पहले ऐसा नहीं होता था। तो अब पत्र जो है सिर्फ फॉर्मल वाले ही बचे हैं, औपचारिक वाले ही बचे हैं, अनौपचारिक वाले तो खत्म हो गए हैं पत्र। तो क्या होता है पत्र? पहली चीज तो अब औपचारिक ही बचे हैं बस। तो हम औपचारिक लेखन कैसा किया जाता है उसके लिए लिखवाते हैं पत्र, औपचारिक लेखन। तो ऑफिस में या जैसे होता है ना न्यूज़पेपर एडिटर को लिखना है किसी चीज की तरफ ध्यान खींचने के लिए, जैसे जहां पे आप रहते हो वहां पे गंदगी पड़ी रहती है, कूड़ा पड़ा रहता है, तो न्यूज़पेपर के लिए लिखा, उसके एडिटर के लिए, तो वो औपचारिक लेखन है। ऐसी कोई चीज मांगनी है आपको, जैसे छुट्टी मांगनी है आपको, कहीं जा रहे हो आप बाहर, तो उसके लिए लिखा, या कोई डॉक्यूमेंट मांगने हैं आपको तो उसके लिए लिखा। तो पत्र लिखना मतलब औपचारिक लेखन सिखाने के लिए है, पत्र का और कोई खास उद्देश्य नहीं है। मतलब आज के टाइम में नहीं है, पहले अनौपचारिक भी हुआ करते थे, जान पहचान के लोगों को भी पत्र लिखा जाता था। पुराने टाइम में तो जैसे हमारे संबंधी हैं उनको पत्र लिखा जाता था, बट आज वैसा मतलब समाज नहीं है, आज वैसे टेक्नोलॉजी जो है डेवलप हो चुकी है क्योंकि, तो जरूरत नहीं है। ठीक है, पत्र के जैसे ही जो और औपचारिक लेखन है नोटिस। नोटिस
तो स्कूल में भी आपने देखा है नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगाए जाते हैं ना, तो नोटिस भी क्या है, नोटिस भी एक तरह से औपचारिक लेखन है, बट ये बहुत ही ज्यादा संक्षिप्त होता है, संक्षिप्त, बिल्कुल संक्षिप्त, और केवल मुद्दे की बात इसमें की जाती है, केवल मुद्दे की बात। तो मतलब जो मैसेज हम देना चाहते हैं, जो संदेश हम देना चाहते हैं, बस वो लिखा जाएगा, संदेश के इधर उधर कुछ और नहीं लिखा जाता। ये होता है नोटिस, मतलब बिल्कुल सीधी भाषा, बिल्कुल संक्षिप्त में केवल मुद्दे की बात करते हुए हम लिखते हैं। अब हम एक छोटा सा और ले लेते हैं, मतलब अगर आप उस लेवल तक जाना चाहते हैं, वो भी औपचारिक माना जा सकता है, औपचारिक माना क्या जा सकता है, रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या होती है, किसी घटना के बारे में लिखना। अब घटना के बारे में लिखना कहानी भी हो सकता है, ठीक है, घटना के बारे में लिखना नाटक भी हो सकता है, घटना के बारे में लिखना कविता भी हो सकता है। जैसे कि एक बड़े फेमस कवि हैं हिंदी में, अगर आपको नाम पता हो, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो उनकी बेटी की मृत्यु हो गई थी बहुत कम आयु में, तो उनसे उनको बड़ा धक्का सा लगा। अब जब उनको धक्का लगा तो क्या हुआ कि उनके मन के जो विचार, कवि थे वो, तो मन के विचार कैसे निकलेंगे, मन के विचार कविता के माध्यम से निकले। तो उन्होंने कविता लिखी अपनी बेटी के मतलब बेटी को एक तरह से आपको श्रद्धांजलि देने के लिए। कविता का नाम था सरोज, बेटी का नाम भी था सरोज। तो घटना के ऊपर कविता भी लिखी जा सकती है, कहानी भी लिखी जा सकती है, नाटक भी लिखा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो बट रिपोर्ट में क्या फर्क है, रिपोर्ट जो है, रिपोर्ट संक्षिप्त होती है। अब वो जो मैंने आपको कविता बताई सरोज, बहुत बड़ी कविता है, अगर कभी मौका मिले आप लोग पढ़ना, निराला जी की कविता है। तो रिपोर्ट पहले तो संक्षिप्त होती है, संक्षिप्त, ये लिखी जाती है तृतीय पर्सन द्वारा, मतलब तृतीय व्यक्ति द्वारा। तो तृतीय व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है, मतलब मेरे साथ कोई घटना हुई, तो मेरे साथ और जिसके साथ भी हुई, तो जैसे मैंने मान लो किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, मैंने किसी की हत्या कर दी, तो मैंने हत्या करी जिसकी, वो है प्रथम पुरुष, प्रथम व्यक्ति, मैं हूं द्वितीय, और तीसरा जिसको पता चला, जिसने, जैसे न्यूज़पेपर के लोग होते हैं, तो वो तृतीय व्यक्ति हैं। अभी जब तृतीय व्यक्ति लिखते हैं तो इसमें हमें ध्यान रखना होता है कि अपनी तरफ से वो भाव नहीं डाल सकते, भाव नहीं डाल सकते, पूर्वाग्रह नहीं रख सकते। पूर्वाग्रह मतलब एक तरफ की, मतलब पक्षपात नहीं कर सकते। तो पूर्वाग्रह भावों से रहित होती है रिपोर्ट। ना तो यहाँ पे उस लिखने वाले व्यक्ति के अपने इमोशंस आएंगे, भाव आएंगे, ना उसका वो किसी की साइड लेगा कि ये, जैसे मैंने मर्डर किया, अब मैंने मर्डर किया तो ऐसा नहीं है कि वो मेरे को बुरा बुरा दिखाया और दूसरे को अच्छा अच्छा दिखाया, उल्टा भी हो सकता है। हम दोनों की लड़ाई हुई थी, बाई चांस वो मर गया, ऐसा भी हो सकता था कि मैं मर जाता, ठीक है। तो पूर्वाग्रह नहीं रखना है किसी भी तरह का, मतलब किसी की साइड नहीं लेनी होती। और रिपोर्ट है तो पूरे तार्किक क्रम से लिखी जाएगी, तार्किक क्रम, मतलब घटना कैसे कैसे हुई उस तरह से, ठीक है। तो रिपोर्ट और ये सब जो चीजें ना थोड़ी औपचारिक चीजें हैं, पत्र भी औपचारिक है, नोटिस भी औपचारिक है, रिपोर्ट भी औपचारिक है। तो ये सब औपचारिक लेखन कह सकते हो, और ये डायरी भी औपचारिक हो सकती है, ठीक है। तो ये सब औपचारिक लेखन है जो हम बच्चों को सिखाते हैं, सिखाना चाहते हैं लेखन। और ये कुछ हद तक अनौपचारिक कह सकते हो आप, ये भी अनौपचारिक है, ठीक है। तो ये सब हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं। अब ये थे कुछ विधाएं जो हम बच्चों को विद्यालय में पढ़ाते हैं, और इनसे हम बहुत कुछ, सबसे पहली बात, भाषा कौशल विकसित करना चाहते हैं। भाषा के जितने भी कौशल हैं, लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, भाषा में शब्द भंडार बढ़ाना चाहते हैं। फिर बाकी चीजें भी हैं, व्याकरण की समझ भी आती है, और लिखना भी आता है, सब कुछ आता है, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो ये थे कुछ विधाएं। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, और हम पढ़ेंगे व्याकरण के बारे में कि व्याकरण क्या है, व्याकरण क्यों पढ़ाते हैं, व्याकरण कैसे पढ़ाया जा सकता है, मतलब विधियां क्या हैं, इन सब के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ये आप रेडी कीजिए, ठीक है।